हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन शिक्षक भर्ती। एंड गाइज, आज जो है हिंदी पेडोलॉजी का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियोज अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो गाइज, हमने पार्ट 2 तक करवा दिया है, जो आपके सीटेट KVS में 15 नंबर जो है हिंदी पेडोलॉजी का एकदम कंफर्म है, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो गाइज, हमने लैंग्वेज डिसेबिलिटी तक पार्ट 2 में करवा दिया है। तो आइए इसके आगे जो टॉपिक है शिक्षण त्रिआयामी, जॉन डीवी ने शिक्षण का त्रिआयामी सिद्धांत दिया है। इसमें क्या होता है देखिए, जॉन डीवी ने शिक्षण त्रिआयामी आयाम दिया है। इसमें इसके तीन जो है वो है, अध्यापक है, छात्र है, विषय वस्तु है, टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम। आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि शिक्षण का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, तो आपको जॉन डीवी ने दिया। इसमें 3 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन नहीं है, तो आपको याद रखना है टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। आइए नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र में क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर। आपको याद रखना है, नहीं कभी उल्टा करके दे देता है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, जटिल से सरल की ओर, तो ये सब गलत है। आपको याद रखना है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर। बच्चों के लिए जो ज्ञात है, जो पहले से जानते हैं, फिर उसके थ्रू हम अज्ञात जो नहीं जानते वहाँ जाते हैं। जो मूर्त है, जो टच में है उनके, जैसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। और अमूर्त परिकल्पना होती है। सरल से जटिल पहले इजी सिखाएंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिखाते हैं। तो आपको याद रखना है शिक्षण सूत्र, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, सरल से जटिल। और शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में देखिए क्या आता है, दृश्य सामग्री जिसे देखकर जाना जाए, चार्ट हो गया। दृश्य सामग्री में चार्ट आ गया। श्रव्य सामग्री जिसे सुनकर, जैसे रेडियो है। दृश्य श्रव्य सामग्री जिसे देखा भी जाए, सुना भी जाए, तो टीवी हो गई। और क्रिया सहायक सामग्री में हमारा फील्ड ट्रिप हो जाता है। तो आप याद रखेंगे दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, क्रिया सहायक सामग्री, ये हमारी शिक्षण सहायक सामग्री है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। क्रिया सहायक सामग्री में याद रखिएगा फील्ड ट्रिप आते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है शिक्षण सहायक सामग्री का क्या प्रयोग है। तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण को और ज़्यादा रुचिकर बनाने के लिए है, और ज़्यादा रुचिकर बनाने के लिए है, और प्रभावी बनाने के लिए, स्वाभाविक भागीदारिता सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग हम किस में करते हैं, शिक्षण को और ज़्यादा रुचिकर बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, स्वाभाविक भागीदारिता सक्रिय बनाने के लिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या है, ये बाधक तो नहीं हो सकते, क्योंकि शिक्षण सहायक सामग्री से हमारे जो है क्लास में क्या होगा, ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, प्रभावी इफेक्टिव काफ़ी बनती, स्वाभाविक है, भागीदारिता इससे ज़्यादा बनेगी, सभी लोग एक्टिव रहेंगे। तो ये बाधा नहीं, अनुपयोगी नहीं हो सकती, उपयोगी होगी, निरर्थक नहीं होती, सहायक होगी। तो आपको याद रखना है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता में सहायक होते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर, समाचार पत्र नहीं, टेलीविज़न नहीं, बाल साहित्य। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी बाल साहित्य संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दृश्य सामग्री, विजुअल ऐड में हमने आपको बताया श्याम पाठ, जिसे देखकर पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक है, मानचित्र है, मैप है, चार्ट है। और श्रव्य सामग्री हियरिंग ऐड में देखिए रेडियो है, माइक्रोफोन है,
एम्पलीफायर है, टेप रिकॉर्डर है, ये सब आपको याद रखना है। दृश्य श्रव्य सामग्री में फिल्म प्रोजेक्टर है, टेलीविज़न है, चलचित्र है। दृश्य श्रव्य सामग्री में आपका आता है फिल्म प्रोजेक्टर, टेलीविज़न है, चलचित्र है। श्रव्य सामग्री में है रेडियो है, माइक्रोफोन है, एम्पलीफायर है, टेप रिकॉर्डर है। दृश्य सामग्री में सैमपट है, पाठ्य पुस्तक, चार्ट है, मानचित्र है। क्रिया सहायक सामग्री में क्या है आपका ऐतिहासिक, संग्रहालय है, उद्यान का भ्रमण करना, जिसमें हमारा क्या आता है फील्ड ट्रिप आता है, फील्ड ट्रिप आता है इसमें आपका। आइए नेक्स्ट देखते हैं मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षा। मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण में देखिए, मूल्यांकन ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की क्रिया का आकलन करता है। तो मूल्यांकन के अकॉर्डिंग क्या होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करता है। इसमें एक असेसमेंट होता है। मूल्यांकन से हम किसी भी स्टूडेंट के छात्र का ज्ञान एवं सीखने की प्रक्रिया का सही आकलन कर पाते हैं। आकलन का क्या उद्देश्य होता है, जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया वह छात्र के द्वारा कितना सीखा गया। आकलन का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि टीचर ने जो छात्र को सिखाया है उसमें छात्र ने कितना सीखा है, छात्र की समस्या को दूर किया गया कि नहीं, जिसको लेकर भी उनमें प्रॉब्लम थी। छात्र की योग्यता, रुचि, कुशलता को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करना। तो मूल्यांकन हमारा क्या होता है, जिसमें शिक्षक छात्र के ज्ञान और कितना क्या सीखा उन सब का आकलन किया जाए। ये दो प्रकार का होता है मूल्यांकन हमारा, आकलन हो गया, मापन हो गया। देखिए जिसमें से क्वेश्चन बनता है उसको हमने हाईलाइटेड किया हुआ है, आपको याद रखना है। तो मूल्यांकन दो प्रकार का, एक आकलन हो गया, असेसमेंट हो गया, एक मापन मेजरमेंट हो गया। असेसमेंट को हम देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, असेसमेंट के द्वारा, आकलन के द्वारा हम यह देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। मापन मेजरमेंट में यह देखते हैं कि बच्चे ने कितने प्रतिशत सीखा। मेजरमेंट मीन्स मापना, तो बच्चे ने कितने प्रतिशत सीखा है और बच्चा कैसे सीखता है, यह आकलन के द्वारा होता है। और मापन व मूल्यांकन दोनों, मापन और आकलन दोनों क्या है, मूल्यांकन का हिस्सा है। तो आपको याद रखना है मूल्यांकन जो है आकलन और मापन के द्वारा होता है। आकलन में हम बच्चा कैसे सीखता है, मापन में बच्चे ने कितने प्रतिशत सीखा, और ये दोनों ही मूल्यांकन के हिस्सा है। ये क्वेश्चन इनसे क्वेश्चन बहुत आता है निदानात्मक डायग्नोस्टिक टेस्ट से। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। निदानात्मक परीक्षण, जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र असफल या कठिनाई का अनुभव करता है तो छात्र की असफलता व कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही निदान है। निदान क्या है, निदान हम कब करेंगे ये भी आपको बताएंगे। जब हम निदान तब करेंगे जब कोई छात्र है, जैसे कोई टीचर हो, किसी भी स्टूडेंट को जो है कोई भी टॉपिक पढ़ाएं, टॉपिक पढ़ाने पर उनको जहाँ भी उस टॉपिक पर कठिनाई हुई या जहाँ भी उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो वो क्या काम करेंगे टीचर, उनकी जहाँ पर उनको प्रॉब्लम हुई स्टूडेंट को उनके पीछे का कारण जानेंगे और वही उसका निदान कहलाता है। जहाँ पर स्टूडेंट को प्रॉब्लम है जिस भी टॉपिक पर सीखने में, जहाँ भी उन्हें असफलता व कठिनाई का अनुभव होता है वहीं टीचर उनके इस असफलता व कठिनाई को जान जाता है, तब उसका निदान करता है, तो वही निदानात्मक परीक्षण हुआ। और उपचारात्मक रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है, जब शिक्षक बच्चों की कमी को दूर करके दोबारा से शिक्षण करवाता है तो वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। देखिए निदानात्मक में हमने आपको बताया कि जब स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक या किसी चीज़ में अगर असफलता या कठिनाई का अनुभव होता है तो टीचर वहाँ उसकी हेल्प करता है, उसके पीछे का कारण जानता है और वहाँ से उसको फ्री करता है उस टेंशन से, उस प्रॉब्लम से, जिस भी किसी चीज़ में कठिनाई या सफलता का टीचर स्टूडेंट फेस करता है। और रेमेडियल जब वो जान जाता है कि इसको कहाँ दिक्कत है तो वहाँ पर वो
दूर करने का प्रयास करता है। जब दूर करने का प्रयास करता है तो वो उसका उपचार करता है, यानी रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत वो छात्र की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण करवाता है। वही हमारा उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। आपको याद रखना है कि निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। पहले निदान कारण जानेंगे, किस क्या है, कहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम होती है, इसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हम उपचार देते हैं, रेमेडियल देते हैं। भाई पहले डॉक्टर क्या करता है, किसी भी बीमारी या कोई पेशेंट जाता है तो उसके पहले क्या देखता है, इसको प्रॉब्लम क्या, थोड़ी दो दवा देगा, पहले उसका कारण जानेगा कि इसको प्रॉब्लम क्या, उसके बाद उसका उपचार करेगा। तो वही इसमें है। स्टूडेंट जहाँ कठिनाई या सफल का अनुभव कर दे वो डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंतर्गत है, और जहाँ पर टीचर जो स्टूडेंट की कमियों को दूर करता है वहाँ उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट होता है। ये अचीवमेंट टेस्ट में देखिए, अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है, यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा। शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा, भाषा कौशल को कहाँ तक सीखा, इनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया आदि। तो उपलब्धि परीक्षण से यह अनुमान लगाता है टीचर कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने कितना सीखा है, भाषा कौशल कहाँ तक सीख पाया, उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया आदि। दक्षता परीक्षा, इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी विषय को कहाँ तक समझ पाया और भाषा कौशल में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है। अचीवमेंट टेस्ट में खाली शिक्षण कार्यक्रम शिक्षार्थी ने क्या सीखा, भाषा कौशल को कहाँ तक सीखा, भाषा का प्रयोग किस हद से सीखा, और दक्षता परीक्षा में शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया, भाषा कौशल में उसका दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है, यह जाना जाता है। इसमें दक्षता परीक्षा आ गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अभिरुचि परीक्षा, एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें देखते हैं कि भाषा सीखने के लिए उपयुक्त रखता है अथवा नहीं। इसमें हम देखते हैं स्टूडेंट जो है भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं, इंटरेस्ट है कि नहीं। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। इसके लिए आवश्यक नहीं कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको याद रखना है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं, शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने का क्या उद्देश्य, उसके पठन क्षमता का आकलन नहीं, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसके बोलने की कुशलता का आकलन नहीं। हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता चलता है कि उसके भाषा प्रयोग की क्षमता कितनी है, कैसे क्या सीख पाया। ठीक, भाषा क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करने के लिए हम बच्चों का भाषा का आकलन करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य कौशल। मुख्य कौशल देखिए कौन कौन से हैं। मुख्य कौशल के अंतर्गत देखिए, प्राइमरी स्किल में हमने आपको बताया सुबोपाली से आपको याद रखना है, सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सुनना और ये देखिए आपको अल्टरनेट याद रखना है, ऐसे हमने आपको बताया था कि सुनना और पढ़ना ये आपका प्राइमरी में आता है, जिसे हम रिसेप्टिव स्किल भी कहते हैं, ग्राहत्मक कौशल भी कहते हैं। ठीक,
सुनना और पढ़ना अल्टरनेट में लीजिए, शुभोपाली से याद रखिए। सुनना और पढ़ना जो है वो हमारा प्राइमरी स्किल के अंतर्गत ग्रहात्मक कौशल रिसेप्टिव स्किल में आता है। और बोलना और लिखना ये हमारा पुनर्मलन में आता है। बोलना और लिखना हमारा रेनफोर्समेंट में आता है। इसको हम प्रोडक्टिव स्किल भी कहते हैं। और अभिव्यक्तात्मक कौशल, आप इसे याद रखें, ये क्वेश्चन आता भी इम्पोर्टेंट है सीटेट में। जो हमने हाईलाइटेड किया उस पर आपको ज़रूर याद रखना है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप 15 में से 15 लाएंगे। बस आप ये तीनों पार्ट को देखकर ज़रूर जाइएगा। तो रेनफोर्समेंट स्किल में आपको बोलना लिखना याद रखना, ये हमारा प्रोडक्टिव स्किल होता है। अभिव्यक्तात्मक, हिंदी में कहते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। आइए नेक्स्ट देखते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म में क्या आता है? एनसीएफ बहुभाषिता को संसाधन मानता है। बहुभाषिता का मतलब है एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चे होना। मल्टीलिंगुअलिज्म में क्या होता है? एनसीएफ जो है 2005 का लर्निंग बाय डूइंग का सपोर्ट करता है। बच्चे जिसमें एक्टिव रहेंगे और बाल केंद्रित शिक्षा रहती है। और बच्चे रचनावादी होते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म होते हैं। और बहुभाषिकता का मतलब है कि एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चे। और बहुभाषी कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को संसाधन के रूप, ये क्वेश्चन आता है कि एक बहुभाषी कक्षा में बच्चे के डैश को संसाधन के रूप में, मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाना। जो हाईलाइटेड आपको हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपका 15 में से 15 नंबर पूरा एकदम, आप हिंदी पैडोलॉजी में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप 15 में से 15 नंबर आसानी से यही 3 वीडियो से ही लेकर आएंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि और भी सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो मल्टीलिंगुअलिज्म में जो है एनसीएफ भी बहुभाषिकता को संसाधन मानता है। बहुभाषिकता का मतलब ये है कि एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चे, और मातृभाषा को संसाधन के रूप में लेना चाहिए बहुभाषी कक्षा में। आइए एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी। तो आपको इसमें क्या है, क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में सभ्यता संस्कृति, सभ्यता साहित्य, संस्कृति साहित्य, संस्कृति चुनौती। तो आपको याद रखना है बहुभाषिकता हमारी पहचान भी और हमारी सभ्यता व संस्कृति, यानी ऑप्शन ए होगा। और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, किसी न किसी ईयर में पूछा गया सीटेट के। पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक कई संसाधनों में से एक संसाधन है लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं है। ये क्वेश्चन आया है कि टेक्स्ट बुक हमारी कैसी होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक जो है हमारी कई संसाधनों में से एक संसाधन है लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं है। एकमात्र नहीं है, संसाधनों में कई संसाधनों में से एक संसाधन है लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं है, ये याद रखना है आपको। और रंग बिरंगी होनी चाहिए हमारी टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक आसान भाषा में होनी चाहिए, बोल चाल की भाषा में होनी चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित है, बच्चे के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। तो एक टेक्स्ट बुक वही अच्छी होती है जिसमें बच्चे जो है अपनी बोल चाल की भाषा को समझ पाएँ, अपनी डेली जो है व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित हो, बच्चे के स्तर के अनुरूप हो, लेवल के अकॉर्डिंग हो, और प्रैक्टिकल हो, आसान भाषा में हो, रंग बिरंगी होनी चाहिए जिससे बच्चे को इंटरेस्ट भी आए। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं त्रिभाषा सूत्र। ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार। त्रिभाषा सूत्र जो है किसने दिया है? तो 1964-66 में कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना दी गई है। त्रिभाषा सूत्र 1964-66 में कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना दी गई। पहली भाषा के रूप में मातृभाषा हमारी कोठारी आयोग के अकॉर्डिंग जो है कोठारी यशपाल ने दिया, ठीक, 1964-66 में। इन्होंने शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा जो है बिना बोझ के कोठारी आयोग ने दिया, यशपाल, शिक्षा बिना बोझ के। शिक्षा बिना बोझ के इन्होंने दिया। और पहली भाषा के रूप में क्या माना इन्होंने? पहली भाषा के रूप में जो है मदर टंग हमारी क्षेत्रीय भाषा
और द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा, जहाँ पर हिंदी बोली जाती है वहाँ सेकेंड लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी को, और जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, हाँ इंग्लिश बोली जाती है, वहाँ द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी लिया जाए। तो जहाँ द्वितीय भाषा के रूप में हम क्या लेंगे, हिंदी भाषी राज्यों में जहाँ हिंदी बोली जाती है आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी को, ठीक, द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया जाए, और जहाँ गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। तो पहली लैंग्वेज तो हमारी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो गई। दूसरी लैंग्वेज के रूप में हम जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर वो लेंगे, इंग्लिश लेंगे। और जहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज में जो है पहली भाषा इंग्लिश ली गई हो तो वहाँ सेकेंड लैंग्वेज में जो है हिंदी लेंगे। और तृतीय भाषा के रूप में जहाँ हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे तृतीय भाषा के रूप में ना पाए, जो सेकेंड लैंग्वेज में ना हो, वो हम तृतीय भाषा के रूप में ले लेंगे। कोई अदर लैंग्वेज ले लेंगे जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाया गया हो। तो हिंदी भाषा तथा गैर हिंदी भाषा दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाया गया हो, वो हमारे तृतीय भाषा के रूप में आएगी। तो इसको यशपाल ने दिया है, प्रोफेसर यशपाल समिति ने दिया है शिक्षा बिना बोझ के 1964-66 में आया कोठारी आयोग द्वारा। पहली भाषा हमारी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा, सेकेंड लैंग्वेज में हमारी जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ इंग्लिश लेंगे हम सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, और जहाँ इंग्लिश बोली जाती है वहाँ हम सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी लेंगे। और तृतीय भाषा जहाँ हिंदी भाषा तथा गैर हिंदी भाषा जो है दोनों राज्य में अंग्रेजी या कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में, जहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जिसे न पढ़ाया वो हमें उसे तृतीय भाषा के रूप में ले लेंगे। आइए, यह हमारा कॉन्सेप्ट 32 से 33 कॉन्सेप्ट थे जिसे हमने आपको पूरा 3 पार्ट में बताया। तो गाइज आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब क्वेश्चन जो है आए हुए हैं जिसे मैंने हाईलाइटेड किया है और जो मैं आपको बोल कर भी बताया जो जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये एक बार फिर से जो है जीन पियाजे और वाइगोत्स्की देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक नज़र डाल लेते हैं। जीन पियाजे जो है हमने बताया नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, और आगमन विधि जो है उदाहरण से नियम की ओर है, विशिष्ट से सामान्य है, ज्ञात से अज्ञात है। तो आइए जीन पियाजे को हम देखते हैं इसमें क्या बताया है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जीन पियाजे ने इकोसेंट्रिक वाक दिया। एक स्विट्जरलैंड के जो है मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है। इन्होंने ये रचनावादी पर जोर देते थे ये भी। और अहम केंद्रित वाक्य क्या होता है, वो जिसमें बच्चा खुद से बोल कर बातें करता है। इसकी जो एज होती है वो 2 से 6 वर्ष की उम्र होती है। भाषा एवं विचार के बारे में पियाजे ने जो अपना मत दिया है, उन्होंने कहा है कि पहले विचार आएगा फिर भाषा आई है। तो पियाजे ने पहले विचार आया और फिर भाषा आई, ये आया क्वेश्चन इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। इनके अकॉर्डिंग भाषा एवं विचार में इन्होंने बताया कि पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी, और विचार से भाषा आती और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करती है। ये इगोसेंट्रिक अहम केंद्रित वाक्य जिसमें बच्चा खुद से बोलकर बातें करता है, ये हो गया। और लेओ वाइगोत्स्की ने क्या दिया ये देखते हैं। लेओ वाइगोत्स्की ये उन्होंने बताया, ये एक रसिया मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बालक भाषा अपने परिवेश से क्रिया करते हुए सीखता है। इन्होंने बताया कि बच्चा जो है अपने सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करके सीखता है लैंग्वेज भाषा। इनके अनुसार उन्होंने प्राइवेट स्पीच को दिया जो बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। इन्होंने बताया कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है, लैंग्वेज इज अ टूल, जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। और लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम जो है, इन्होंने ये सिद्धांत दिया सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। इन्होंने जेडपीडी का दिया, स्कैफोल्डिंग का दिया इन्होंने सिद्धांत, और जो है MKO इन्होंने ही बताया है। इनके अकॉर्डिंग जो है बच्चे जो है अपने सराउंडिंग से इंटरेक्ट करके सीखते हैं।
इन्होंने लैंग्वेज को महत्व दिया, लैंग्वेज इज अ टूल बताया, और आंतरिक इन्होंने इंटरनलाइजेशन, जो हमारे बालक जो है बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है या संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों के विकास में सहायक है। बालक जो है अपने वातावरण से जो है अवलोकन करके अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है, जो विकास व भाषा दोनों के विकास में सहायक है। इन्होंने भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष भी दिए, कौन कौन से आइए देखते हैं। तो इन्होंने पहला दिया सामाजिक वाक, सोशल स्पेस, जिसमें 2 वर्ष की उम्र होती है, जिसमें बालक समाज के द्वारा इंटरेक्ट करके निज वाक, प्राइवेट स्पीच को इन्होंने दिया। एक क्वेश्चन में हमने आपको इसमें करवाया था कि बच्चे जो है अपने से जो लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो बच्चे होते हैं वो अपने से खुद से बोल बोल कर जो बातें करते हैं तो निजी वाक के अंतर्गत आता है। इसकी उम्र जो होती है वो 3 से 6 वर्ष की उम्र में होती है। आंतरिक मौन वाक, साइलेंट इनर स्पीच, ये 6 वर्ष के बाद होती है। साइलेंट इनर स्पीच, मन में ही साइलेंट इनर, बिना बोले। और निज वाक प्राइवेट, जिसमें बच्चा खुद से बोल बोल कर बात है। और सामाजिक वाक इंटरेक्ट करके समाज के द्वारा बच्चे जब सीखता है तो उसमें सराउंडिंग से सीखता है अपने। इन्होंने भाषा एवं विचार के बारे में क्या बताया, वाइगोस्की के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और एक समय के बाद मिल जाते हैं। इन्होंने बताया कि ये शुरुआत में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और एक समय के बाद मिल जाते हैं, जबकि इसी में पियाजे ने कहा कि पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि जिक्सा पहेली को करते हुए 5 वर्ष की एक नजमा है जो स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ। एक लड़की है नजमा जो जिक्सा पहेली कर रही है, एक पहेली है जिसका नाम है जिक्सा, तो वो कहती है खुद से कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो इसमें पूछा है वाइगोस्की के अनुसार ये किस तरह से संबोधित करते हैं, व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, आत्म केंद्रित वार्ता, पाठ या ढांचा। तो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो है ये कौन सी भाषा है, व्यक्तिगत वार्ता, ये प्राइवेट स्पीच है, जिसमें वो एक लड़की है नजमा जो खुद से बातें करती है। अगर यही पियाजे के अकॉर्डिंग पूछ लेता तो हम अहम केंद्रित बताते, ईगो सेंट्रिक। ठीक, और नोम चोम्स्की में आपको हमने बताया ही है, नोम चोम्स्की भी आइए देख लेते हैं। भाषा, नोम चोम्स्की के अकॉर्डिंग प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात, नोम चोम्स्की ने देखिए एक सिद्धांत है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिए कि बालक जो है भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति या क्षमता के साथ पैदा होता है, जिस इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। इन्होंने भाषा अर्जन यंत्र LAD कहा है, जिसे लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस कहा जाता है। ये हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रामर से संबंधित होता है, मूल व्याकरण से, और जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र LAD हमारी सहायता करता है। LAD भाषा अर्जन यंत्र जिसे कहते हैं, ये 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहता है, संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए। तो इसमें आपको याद रखना है, नोम चोम्स्की ने बताया कि इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, बालक में भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति क्षमता होती है। इन्होंने LAD कहा है, लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र, और मूल व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर से संबंध होता है, जिसमें भाषा अर्जन यंत्र हमारी सहायता करता है। ये 5 साल के बाद 5 साल तक ज़्यादा एक्टिव रहता है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए इस पर हम देखते हैं। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, तो हमने बताया भाषा अर्जन क्षमता जहाँ भी देखें आप चोम्स्की के अकॉर्डिंग। इनका क्वेश्चन बहुत ही आता है, ये इम्पोर्टेंट है। इन्होंने LAD का कॉन्सेप्ट दिया, LAD का, जिसमें यूनिवर्सल ग्रामर से संबंध। भाषा कौशल को हमने बताया ही है, किसी भोपाली से याद रखना है आपको, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको अल्टरनेट में आप देखेंगे, सुनना पढ़ना जो होता है वो हमारा ग्रहात्मक रिसेप्टिव में होता है, और बोलना लिखना जो होता है अभिव्यक्त प्रोडक्टिव स्किल में होता है। ठीक, आपको याद रखना है, ये एक क्रम में सीखे जाते हैं, और भाषा के 4 मुख्य कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये एक दूसरे से एकीकृत व अंतर संबंधित होते हैं।
सुनना और पढ़ना ग्रहात्मक है, बोलना लिखना व्यक्तात्मक है। और ये रेनफोर्स पुनर्बनन कौशल में भी आते हैं, पुनर्बलन कौशल में भी आते हैं। और देख लेते हैं इसके नीचे क्या है। सुबोपाली क्रम में सीखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाएं यह भी आवश्यक नहीं है। तो गाइज आई होप मैंने आपको सभी तीनों पार्ट में जो है पूरा हिंदी पेडोलॉजी को कवर किया है। अगर आपको प्लीज़ गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हम आपको हिंदी पेडोलॉजी आपको हमने आप करवा दिया है, इस पर क्वेश्चन लाएंगे। और जो है मैथ पेडोलॉजी करवाएंगे, ईवीएस पेडोलॉजी करवाएंगे, इंग्लिश अभी करवाना है आपको। हम आपको 2-3 पार्ट में ऐसे ही जल्दी जल्दी ला करके पूरा कवर कर देंगे पूरा टॉपिक। हमें जो है टाइम बहुत है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और सीटेट में अच्छा स्कोर करिए, 120+ जो है आपका कहीं नहीं गया। तो आप जो है पॉजिटिव चीज़ लेकर चलेंगे। इस पर आपको हम वीडियो लाएंगे कि क्या आपको देखना है क्या नहीं, तो जल्दी से, ताकि आप सीटेट के जो है क्वेश्चन को काफ़ी लंबे रहते हैं, ताकि आपको कवर कर सकें। हम आपको बताएंगे कि मैंने कैसे सीटेट क्वालिफाइड किया अच्छे नंबर के साथ। तो गाइज आप अपना जो है ओपिनियन ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको और वीडियोज़ लाएं। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।